नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास। तो जल्दी से आएंगे आप सभी। अच्छा, सीटेट की क्लास है, सीटेट की प्रश्नोत्तरी है। जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए बच्चों, रोज हम अपनी क्लास में सीटेट के नए नए प्रश्न करते हैं। अच्छा, ये नए नए प्रश्न हम नहीं लेकर आ रहे हैं बच्चों, आपकी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए थे बच्चे प्रश्न, वही यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। चलिए प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पीछे बच्चों आपका QR कोड था। जो बच्चे नए हैं वापस से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, ताकि क्लास से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। अच्छा, प्रश्न आसान आसान है और आपको क्या मानकर चलना है, आपको इस क्लास में ये मानकर चलना है कि आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है, आप अच्छे खासे टीचर बन चुके हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है, आप चेयर पर बैठे हैं, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमारी क्लास में बच्चे आएंगे और अब हमें उन्हें कैसे पढ़ाना है, हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, ये मानकर चले। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है? सुनना और पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या कहलाएंगे? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, या फिर पढ़ना लिखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल किससे बना है? आपका अभिव्यक्तात्मक शब्द अभिव्यक्ति से बना है। अभिव्यक्ति से बना है अभिव्यक्तात्मक शब्द। तो जहां पर आपकी अभिव्यक्ति है वही क्या कहलाएगा? अभिव्यक्ति करना कहलाएगा। अब आप मानकर चलिए, आप पढ़ा रहे हैं अगर क्लास में, आपके बच्चों को अपनी बात आपसे कहनी है तो वो कैसे कहेंगे? सुनकर कहेंगे या पढ़कर कहेंगे? सुनना क्या है? बातों को सुनना होता है, अभिव्यक्त करना बिल्कुल नहीं है। अब वापस सुनने की बात आई है, जहां जहां सुनने की बात आई है सीधे गलत होगा। अच्छा, पढ़कर भी आप अपनी बातों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। बातों को अभिव्यक्त करना है, सुनना नहीं है। अच्छा, सुनना क्या होता है? दूसरी की बातों को समझना, दूसरी की अभिव्यक्तियों को समझना। अगर आपका बच्चा आपकी बातों को अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहता है तो किसका सहारा लेगा? वो बोलकर आपसे अपनी बातें कह सकता है, लिखकर आपसे अपनी बातें कह सकता है। तो बच्चों सी सही होगा, बिल्कुल पहले का सी उत्तर है सही। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पूछा जा रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा उचित। एक बार सारे देखें प्रश्न, सारे ऑप्शन देखेंगे, फिर बताएंगे सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। अच्छा, भाषा कौशल में क्या होना आवश्यक है? आपका भाषा कौशल के विकास में अभ्यास होना जरूरी है, या अभ्यास से ज्यादा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है? अगर आपके बच्चे, आपकी क्लास के बच्चे भाषा बोलना सीख रहे हैं तो क्या उनको नियमों का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है? उचित कथन पूछा है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ध्यान देंगे, विद्यालय में जब भी आपके बच्चे शब्द आ जाए, आपको बार बार बताया जाता है, जहां पर भी आपको शब्द दिखाई दे, केवल, मात्र, ही, बस, ये शब्द आपके क्या है? नकारात्मक शब्द माने जाते हैं। जहां पर ऐसे आपके वाक्य आते हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं, इन शब्दों पर जोर दिया जाता है, वो आपके 99% बच्चों गलत ही होंगे। गलत क्यों होंगे? क्योंकि केवल है, मात्र है, ही है और बस है। भाषा कौशलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा देखिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। फिर केवल की बात आई कि बच्चे केवल क्या यही सीखते हैं? बच्चे तो खेलना भी सीखते हैं, पूर्णतः गलत होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अच्छा, भाषा के चार कौशल क्या है? ये आपका सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यही भाषा के चार कौशल में आता है। आप क्या पढ़ते हैं? आप पठन कौशल पढ़ते हैं, लेखन कौशल पढ़ते हैं, आप बोलने की भी कुशलता पढ़ते हैं, आप सुनने की भी कुशलता पढ़ते हैं, श्रवण कुशलता कहा जाता है उसे। यही है आपकी भाषा कौशल। भाषा में कुशलता बच्चों के पढ़ने के आधार पर भी होना चाहिए, सुनने के आधार पर भी, लिखने के आधार पर भी, बोलने के आधार पर भी। अब भाषा के चारों कौशल परस्पर क्या है? अंतर संबंधित है, बिल्कुल सही है। बच्चों को अगर सुनना आएगा, शुरुआत में क्या होता है? बच्चे अपने माता पिता की बातें सुनते हैं, अब सुन सुनकर ही वो बोलना शुरू करते हैं। पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा हाँ एक गिलास पानी दे दो। बच्चे भी यही बोलना शुरू करेंगे कि हाँ, इस जल को हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास लिक्विड रखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। वो भी बच्चे से मम्मी से क्या मांगेंगे? वो बच्चे भी कि हाँ पानी चाहिए, जो पापा ने मांगा था वही हमको दे दो। तो बच्चे सुनकर सीखते हैं। अच्छा, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। अब जब बच्चों को बोलना आ गया, सुनना आ गया, जब विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है और लिखना भी सिखाया जाता है। पढ़ना लिखना बच्चे विद्यालय में सीखते हैं, हो सकता है घर से भी सिखाया जा रहा हो। तो चारों क्रियाएं क्या है? आपस में गुथी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। बच्चों डी आंसर होगा सही। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है?
वापस पीछे ही पूछा गया था कि भाषा की अभिव्यक्ति के ये कौशल क्या होंगे। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करते हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। अच्छा, बच्चे हैं आपकी कक्षा में एकाग्रचित, एक ही चित्त पर उनका ध्यान केंद्रित रहे, बच्चे शांत बैठे रहे तो भी बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे। बच्चे शोरगुल करते हैं तभी अच्छा लगना चाहिए। अब बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति वाले कौशल से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। कौन सा आंसर सही होगा? सीधे सीधे आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर है सही। क्यों पता चल रहा होगा? क्योंकि जब बच्चों को अपनी बातें अभिव्यक्त करना आता है तो कल्पना करना सीखते हैं, शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति दोनों का विकास होता है। वो सोचना शुरू करते हैं कि हाँ, मिर्ची तीखी होती है तो क्यों होती है, हमारी मम्मी नौकरी करने क्यों जाती है, हमारे घर में रात में लाइट क्यों कट जाती है। बच्चों का यही सोचना क्या है? चिंतन मनन करना है। कल्पना भी करते हैं कि अगर हमारे घर लाइट चली गई तो हम क्या करेंगे, रात में हम प्लेन उड़ाएंगे, हम कागज की नाव बनाएंगे। बच्चे कल्पना भी करते हैं अगर उनके अभिव्यक्तात्मक कौशल अच्छे हैं तो बच्चों ए आंसर होगा सही। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका बताइए कौन सा है। कि अगर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, कम प्रभावी तरीका पूछा गया है। बच्चों को प्रेरित करना है आपको कि बच्चे ज्यादा कैसे बोले, बच्चे बोलने में, कक्षा में बोलने में ज्यादा कैसे आगे आए। बहुत बच्चे होते हैं शर्मीले होते हैं, नहीं बोल पाते। बहुत बच्चे घर से आए हैं अभी नए नए। खासकर ये समस्या कहाँ आती है बच्चों? निम्न स्तर के बच्चों के साथ ये समस्या आती है, पहली से पांचवी तक के बच्चों के साथ। अब पहली से पांचवी तक का बच्चा क्या है, शर्मीला है, अभी उसके दोस्त नहीं बने हैं, नया नया कक्षा में आया है, तो संवाद अदायगी करवाएं उससे, वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। व्याकरण आधारित संरचना या अभ्यास करवाइए। व्याकरण की कोई पुस्तक दे दीजिए और कहिए कि हाँ देखिए यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हैं। क्या इससे बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति सीखते हैं, अपने अनुभवों का वर्णन सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं। अच्छा, अपने अनुभव का वर्णन अगर आप करने को कहें बच्चों को कि हाँ बच्चों बताइए कल आपने क्या किया, तो बच्चे क्या बताएंगे, कल हम पापा के साथ आइसक्रीम खाने गए थे। ये बिल्कुल बच्चों को प्रोत्साहित करता है अपनी बातें कहने के लिए। अगर आप बच्चों से बातचीत कहते हैं कि हाँ बच्चे आपकी माता क्या करती हैं, पिता क्या करते हैं, तो भी बच्चे बोलने के लिए उत्साहित होते हैं। संवाद अदायगी के माध्यम से, संवाद करने के माध्यम से भी बच्चे बोलने के लिए उत्साहित होते हैं। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना और अभ्यास बिल्कुल प्रभावी तरीका नहीं है, या फिर प्रभावी तरीका है भी तो बहुत कम प्रभावी तरीका है। इसके माध्यम से बच्चे भाव अभिव्यक्त करना नहीं सीख पाएंगे। तो आपका भी आंसर होगा बच्चों सही। अच्छा, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है? बच्चा पढ़ना कहाँ से शुरू करता है? वर्णमाला से होना चाहिए बच्चों का पढ़ना शुरू, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से। बच्चे पढ़ना कहाँ से आरंभ करते हैं? पहली क्लास में बच्चा आया, अब उसे बोलना आता है, उसे सुनना आता है, वो सुनकर समझ ले रहा है, वो अच्छे खासे वाक्य बोल भी सकता है। लेकिन जब आपकी क्लास में बच्चा आएगा, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या सिखाएंगे? बच्चों चलिए पहले वर्णमाला पढ़ लेते हैं। आपके अ से लेकर औ तक के कुल होते हैं 11 स्वर। उसके बाद आप पढ़ते हैं अंग और अह, ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपके अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें ना ही आप, इन दोनों में, अंग में और अह में आपको स्वर की और व्यंजन की दोनों की विशेषता मिलती है। इसीलिए आप इसे मात्र स्वर में स्थान नहीं देते, इसीलिए आपके स्वर अ से लेकर औ तक माने जाते हैं, कुल 11 स्वर। अब बच्चों को जब पढ़ना आरंभ करवाएंगे तो आप कहाँ से आरंभ करवाते हैं? वर्णमाला से ही करवाते हैं। पहले वर्णमाला सिखाएंगे, फिर बच्चे धीरे धीरे वर्णमाला से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद, उसके बाद कहानियां, कविता और अर्थपूर्ण सामग्री सीखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्णमाला। लिखना क्या होगा? लिखना बताएं क्या होगा? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है। यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। लिखना क्या है? इनमें से बताएं, चूज करें और बताएं कि लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है क्या लिखना? एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए। अनिवार्य कुशलता है, अगर बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं तो धीरे धीरे लिखना भी सीख जाएंगे। बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो। एक तरह की बातचीत है क्या लिखना? एक तरह की बातचीत है। यह यांत्रिक प्रक्रिया है। क्या मात्र यंत्रों की सहायता से ही आप बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं? बताएंगे बच्चों लिखना क्या होगा? देखिए और बताएं कि लिखना क्या होता है। तो लिखना बच्चों एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। क्यों जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए? जब बच्चे लिखना शुरू करेंगे तो बच्चे पढ़ना भी और अच्छे से शुरू करेंगे, वर्ण परिचय बच्चों का और अच्छा होता जाएगा। अगर बच्चे लिखना सीखते हैं तो वर्णों के माध्यम से ज्यादा ही अच्छा बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे।
भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में पीछे ही बताया था बच्चों, आपका श्रवण, बोलना, लिखना क्या है? भाषा कौशल का ही रूप है। आप 4 भाषा कौशल पढ़ते हैं। अच्छा, चारों भाषा कौशल कमेंट करके बताएं बच्चों कौन कौन से होंगे। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा वाले ये जो कौशल हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। अच्छा, जैसे ही आपकी क्लास में विद्यालय में बच्चा आएगा, आप क्या करेंगे? बच्चों को कहेंगे कि आपने जो घर पर बोलना सीखा है, पानी सीखा है, खाना सीखा है, सब भूल जाइए। हम पहले आपको वर्णमाला सिखाएंगे, फिर हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, फिर हम आपको बोलना सिखाएंगे, फिर हम आपको लिखना सिखाएंगे। लेकिन जो आप घर से पढ़कर आए हैं उसे भूल जाइए। क्या एक सही तरीका होगा? आपका 2 ऑप्शन तो यही कह रहा है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, क्या मात्र पढ़ना, क्या पढ़ना और लिखना एकदम अलग है? क्या मात्र पढ़े हुए लिखना संभव है? अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आपको क लिखना नहीं आता, ख लिखना नहीं आता, ग लिखना आता ही नहीं है, तो भी क्या आप पढ़ सकते हैं? अच्छा, अगर आपको पढ़ना आ गया तो क्या आपको क ख ग घ बोलना या लिखना नहीं आएगा? अगर आप पढ़ रहे हैं, भाषा भ है, आ की मात्रा है, श है, मूर्धा वाला श है, फिर आ की मात्रा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा इन वर्णों को लिखा भी कैसे जाता है। ये सभी क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, बिल्कुल गलत है बच्चों। भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं? एक क्रम में बिल्कुल नहीं सीखे जाते। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्या करते हैं, पहले लिखना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पढ़ना सीखते हैं, और अंत में आपने क्या सीखा? लिखना, बोलना, पढ़ना, और क्या छूटता है बच्चों? लिखना है, आपका बोलना है, पढ़ना है। अच्छा, कुछ छूट रहा है, माफी, एक बार बच्चे बताएंगे। अच्छा, भाषा कौशल सभी क्या है? अंतर संबंधित होते हैं। आप अगर लिखेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा, आप अगर बोलेंगे तो आपको समझना भी आ जाएगा, सुनना भी आ जाएगा। अब ये भाषा कौशल, जी बच्चों सुनना ठीक होगा, श्रवण सही होगा, श्रवण है, अंतिम भाषा कौशल है आपका श्रवण। ये तीनों एक क्रम में बिल्कुल क्रम में नहीं सीखे जाते। कोई बच्चा पहले क्या करता है, पहले बोलना सीख लेता है। कुछ बच्चों की बोलने वाली ध्वनियां, बोलना बहुत देर से विकसित होता है, तो वो पहले लिखना सीख लेते हैं, बोलना बाद में शुरू करते हैं। तो एक क्रम में बिल्कुल नहीं सीखा जाता, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्रम में भी नहीं चलते बच्चों। ये आंसर होगा सही। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? अगर बच्चों को पढ़ना सीखना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? अगर बच्चे चाहते हैं कि हाँ हम पढ़ना सीख पाए, हमारा अध्यापक तो हमें पढ़ा ही रहा है, लेकिन हम और अच्छे से पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? कैसे और अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं? भाषा प्रयोगशाला से, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से, पाठ्य पुस्तक से, भाषा परीक्षाओं से। अच्छा, परीक्षा वाला ऑप्शन सबसे पहले काट दीजिए। क्यों? परीक्षा बच्चों बोलना नहीं सिखाती है। परीक्षा क्या करती है? आपके ज्ञान का परिचय करती है, माफी, आपके ज्ञान को देखती है कि आपका ज्ञान ठीक तरह से बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, बच्चे सही से आपका टॉपिक, विषय समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। तो भाषा परीक्षा एकदम गलत है। भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला भी गलत होगा। अच्छा, भाषा प्रयोगशाला में आप नए नए प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को नए नए साधन मिलते हैं कि बच्चे कैसे कैसे सीख पाएंगे। आपका सही आंसर होगा बी। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना है तो उन्हें बाल साहित्य दीजिए। अच्छा, एक पुस्तिका आती थी बच्चों चंपक नाम से, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा। अच्छा, चंपक जैसी बहुत सारी पुस्तकें आती थी। अगर आप अंग्रेजी में देखें तब तो आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी। अवेंजर्स की सीरीज आती थी, अवेंजर्स में ही आपको बहुत सारी सीरीज मिलेंगी। अंग्रेजी का तो साहित्य भरा पड़ा है बाल साहित्य के नाम पर, लेकिन हिंदी में तो मुझे अभी चंपक ही याद आ रहा है, बाकी बच्चे नाम से बताएंगे। तो अगर ऐसी सामग्रियां बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती है तो बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। अब आता है आपका काव्यांश। अब आपको कविता पढ़नी है और कविता के आधार पर देना है उत्तर। हवा चले अनुकूल तो नावे नौ सिखिए भी खेलेते हैं। अच्छा, अगर आपकी हवा चल रही है अनुकूल तो नौ सिखिए भी, जो नया नया सीख रहा है वो भी नाव खेल लेता है। लेकिन अगर हवा कैसी चलती है? प्रतिकूल चलती है। अनुकूल का उल्टा क्या होगा? अनुकूल का विपरीत क्या होगा? प्रतिकूल। अगर नाव कैसी चलती है? अगर आपकी नाव चलती है प्रतिकूल, तो जो अच्छा वाहन चलाने वाला है, जो बहुत ही सिद्धहस्त है, उसे भी समस्या आ जाएगी कि हाँ भैया नाव हम कैसे खें। अब सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। अगर आपका रास्ता कैसा है? एकदम सहज है, एकदम बराबर है, तो जो लंगड़ा व्यक्ति है, जिसका पैर काम नहीं करता, जिसके पैर में समस्या है, वो भी बैसाखी की सहायता से बड़ी आसानी से चल सकता है। मिट जाते जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। अच्छा, जो गई बहारों को लौटा लाते हैं उन्हें हम नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि
मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, वो दीप जो क्या कर रहे हैं, जो आंधी से बुझते नहीं है, लाखों चिरागों को रोशनी देकर स्वयं मर जाते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, उन लोगों की नहीं जो क्या कर रहे हैं, जो अच्छी खासी अनुकूल धारा में नाव खेते हैं, जो अच्छे खासे रास्ते पर चल रहे हैं, जो विपरीत रास्ते पर चलते हैं, जो कठिन रास्ते पर चलते हैं। कवि कह रहा है हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मानकर चलिए आप कवि हैं, आप किसकी तारीफ कर रहे हैं, कठिन रास्ते पर चलने वालों की। ऐसे लोग जो कठिन रास्ता अपनाते हैं उनकी आप कर रहे हैं तारीफ। नमन उन्हें, किन्हें हम नमन कर रहे हैं, जो लौटा लेते हैं गई बहारों को। अच्छा, गई बहारें क्या है, आपका वो कार्य, वो कार्य, वो समय जो बुरा था, जो अच्छा था, जो चला गया, उसे भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो लौटा लाते हैं। अच्छा, भारत की आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से स्वतंत्रता संग्रामियों ने क्या किया, बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया, बहुत ही कड़ी मेहनत की। बहुत से आपके स्वतंत्रता संग्रामियों की तो बच्चों जान भी चली गई। अब वो क्या करते हैं, अगर उन्हीं का ही उदाहरण लेकर चले तो वो अपनी जान देकर भी क्या करते हैं, प्रतिकूल रास्ते पर चलते हैं। वो आपके सहज डगर पर नहीं, कठिन डगर पर चल रहे हैं। वो खुद मिटकर हमारे पूरे भारत को आजादी दिलाकर गए, माफी दिलाकर गए। नमन उन्हें जो लौटा लेते हैं गई बहारों को, वो क्या कर रहे हैं, हमारी आजादी वापस लेकर आए। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है। अच्छा, किसी के सामने हाथ फैलाना, भीख मांगना बहुत आसान होता है कि हमारी सहायता कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन वैसे ही बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। अगर आपके सामने नदी जा रही है तो तुरंत पानी निकालिए, पी लीजिए, साफ सुथरी नदी है तो ये भी बहुत ही आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा जहां आसपास नदी नहीं है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर ऐसे ही आपके अच्छे लोग क्या करते हैं, सत्कर्म करते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं, ताकि मात्र उनकी नहीं, लोगों की प्यास बुझ सके। सिर्फ हमें अपनी प्यास बुझानी थी, फिर हम नदी खोज लेते, नदी से पानी पी लेते, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हमारी प्यास बुझे तो बुझे, लेकिन हमें क्या करना है, भले ही हम प्यासे रह जाए लेकिन कुआं खोद कर मरेंगे, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पानी मिलता रहे। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। अब कैसे लोग जग में पूजे जाते हैं, क्या जो दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं वो जग में पूजे जाएंगे, बहती नदियां से पानी पी रहे हैं वो पूजे जाएंगे? वो नहीं पूजे जाएंगे। ऐसे लोग पूजे जाएंगे जो नए कुएं खोदते हैं, जो प्रतिकूल रास्ते पर चलते हैं, जो कठिन डगर पर चलते हैं। ऐसे लोग नित्य रोज ही पूजे जाएंगे। चलिए अब आते हैं वापस प्रश्नोत्तरी पर। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, कवि किन्हें नमस्कार कर रहा है, किन्हें नमन कर रहा है? दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीप जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। सरल मार्गों पर नहीं, कठिन मार्गों की बात हो रही थी, बिल्कुल गलत होगा आपका डी। इसके बाद देखें, लहरों पर नाव चलाना आसान है, बहुत ही आसान है। लाखों दीपक जलाते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको लक्ष्यार्थ लेना है। कवि किन्हें नमन कर रहा है, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छे कर्म कर कर मरते हैं। तो बात हो रही थी बच्चों, एक ही ए आंसर होगा सही। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? अच्छा, बैसाखी शब्द का प्रयोग हुआ था, बैसाखी क्या महीने के लिए प्रयोग हुआ था क्या? मुझे लगता है कि शायद एक महीने के लिए प्रयोग हुआ था। आप बताएं, एक महीना के लिए, सहारा के लिए, सीढ़ी के लिए, या फिर एक फसल के लिए बैसाखी का प्रयोग हुआ था? चारों ही शब्द सुने फिर बताएं, एक महीना, सहारा, सीढ़ी या फिर एक फसल, किसके लिए बैसाखी शब्द का प्रयोग होता है? अच्छा, आसान है समझना, क्यों? क्योंकि क्या कहा गया था आपकी कविता में, जो व्यक्ति लंगड़े हैं वो भी बैसाखी के सहारे से कहाँ चल सकते हैं, अगर आपकी डगर क्या है, सरल है, तो बैसाखी का प्रयोग किया गया था बच्चों सहारे के लिए। ये आंसर होगा सही। पानी पी प्यास बुझाना आसा है में कौन सा अलंकार है? पानी पी प्यास किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? दोनों जगह आपका प पूरा है, एक जगह प आधा है, तो नीचे हलंत लगा दीजिए। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने अनुप्रास में पढ़ा है, मानवीकरण में, उपमा में, या फिर रूपक में? रूपक में बच्चों आपकी उपमा में और उपमेय में, उपमान में, उपमेय में अभेद दिखाई देता है, कोई भेद नहीं मिलता। अच्छा, उपमा में क्या है, तुलना मिलता है, वापस सासेसी सम। मानवीकरण, जहां आपके प्रकृति के कोई दृश्य है, कोई ऐसी वस्तु जो निर्जीव है, उसकी तुलना मानवीय भावों से की जाए, जैसे कि मेघ आए बने बंठर के सवर के, तो आपके मेघ अर्थात बादल, बंठर के सवर के नहीं आते, मानवीकरण भी नहीं है। अब अनुप्रास में क्या होता है, अनु और प्रास। अनु अर्थात आपका वर्ण, प्रास का अर्थ होता है बार बार। तो जहां पर आपके वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? वही बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ये आंसर होगा सही।
समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो क्या करते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कामों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं। अच्छा, समाज किन्हें सदा सम्मानित करता है? प्यासे को पानी पिलाने वाले लोगों को, अपने कामों से सबका हित करने वालों को, सदियों तक पूजे जाने वाले को, या फिर नित्य नए कुएं खोदने वाले को। लक्ष्यार्थ पर जाएंगे, सामान्य अर्थ पर नहीं। अच्छा, कैसे लोग पूजे जाएंगे वापस? नित्य नए कुएं खोदने वाले, लेकिन इससे अर्थ क्या निकलता है? ऐसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं। सदियों तक पूजे जाते हैं, प्यासे को पानी पिलाना, नित्य कुएं खोदना, इसके माध्यम से कहा क्या क्या? जो अपने कामों से सबका हित करते हैं, ऐसे लोग सदा सम्मानित किए जाएंगे समाज में। बच्चों, बी आंसर होगा सही। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो। अच्छा, कवि ने क्या कहा था? किन लोगों का जीवन कठिन है? आपके संसार में कैसे लोग बहुत कठिनतम जीवन जीते हैं? लोगों के सामने जो हाथ फैला रहे हैं, क्या वो जीवन कठिन जीते हैं? कहा तो क्या था कि जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं उनका जीवन आसान है, बैसाखी के सहारे सरल मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक ठाक जीवन है। परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, क्या उनका जीवन कठिन है? स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं, बिल्कुल गलत होगा। बाकी के भी आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं। बच्चों, परिश्रम से जो बीती बहारों को लौटा रहे हैं उनका जीवन ही क्या माना जाएगा? उन्हीं का जीवन कठिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, नौसिखिया क्या होता है? पीछे नौसिखिए की बात की गई थी कि नौसिखिए क्या करते हैं? अगर धाराएं सरल है तो नौसिखिए भी सीख लेते हैं नाव चलाना। तो नौसिखिए नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला, या फिर नया सीखने वाला, नया सिखाने वाला, माफी, नया सिखाने वाला, नया सीखने वाला। नौसिखिया कौन होता है? देखें और बताएं। देखेंगे और उत्तर बताएंगे कि नया सीखने वाला क्या कहलाता है। नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला, या नया सिखाने वाला, कौन नौसिखिया कहलाएगा? नौसिखिया जो नया नया सीख रहा है वो बच्चों नौसिखिया कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी का। अच्छा, हमारी क्लास के बच्चे बहुत समझदार हैं, ये बात मैंने देखी है। हमारी क्लास के बच्चे बहुत समझदार हैं। आप सभी लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, और जो प्रश्न आपके गलत होते हैं ये मानकर चलिए एग्जाम में बच्चों गलती नहीं करेंगे उनमें। आप सब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके पास पेज पलटने की आजादी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके पास रहेगी है आजादी कि आप चाहें तो पेज पलट पाएंगे वहां पर। तो वहां पर आपसे ये वाली गलती नहीं होगी, कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पर हमारे बच्चे ये वाली गलती एकदम नहीं करेंगे। चलिए, भाषा शिक्षण में बालक के में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अगर भाषा शिक्षण की बात की जाए तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल अगर आप विकसित करना चाहते हैं, वापस से बोलने वाला कौशल, बच्चा बोलना सही से सीख जाए, क्या करेंगे? किसी विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, कम महत्वपूर्ण पूछा है, ये भी ध्यान देंगे। अगर आप चर्चा करवाते हैं बच्चा सीखेगा। किसी बात को धैर्य से अगर आप सुनते हैं, अगर पेशेंस से आप सुनते हैं कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, कल की कहानी सुना रहा है कि हाँ मैम कल हमने एक सपना देखा था, सपने में एक परी आई थी, परी हमें हिंदी पढ़ा रही थी। अब ये क्या है? बच्चे का उल्टी सीधी बातें कहना है, लेकिन आपको सुनना है धैर्य से। बच्चा कम से कम बोलने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। अब प्रश्न के उत्तर पूछेंगे बच्चों से, या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे। इनमें से कौन सा मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगर आप बच्चों से बार बार प्रश्न पूछते हैं, बार बार उन्हें परेशान करके प्रश्न पूछते हैं, तो वो बोलने के लिए उत्साहित नहीं होते जितना वो अपनी बात कहने के लिए उत्साहित होते हैं। तो अगर आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ कोई अपनी बात कहे, मौका देंगे, तो बच्चे बोलना ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो बच्चों, आपका सी आंसर होगा सही। भाषाई कौशलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन बच्चों सही है? सत्य पूछा गया है, सत्य बताएंगे। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्या भाषाई कौशल सिर्फ एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। पीछे ही बात हुई थी आपका सुनना, लिखना, पढ़ना, क्या है? 4 भाषा कौशल है। अब ये 4 भाषा कौशल क्या करते हैं? एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्या ये कथन बच्चों आपका सही होगा कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल गलत है। आपका पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चा सुन रहा है तो वो बोलना सीख जाएगा, अगर बच्चा लिख रहा है तो वो पढ़ना भी सीख जाएगा, पढ़ रहा है तो लिखना भी सीख जाएगा। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखा जाता है, बिल्कुल गलत है, पीछे ही बात की थी बच्चों, क्रम में नहीं चलता।
गोल मानकर चलिए। यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर सुनना है तो यहाँ पर बोलना है। बच्चा लिखना सीखेगा तो धीरे धीरे बोलना सीख सकता है, बच्चा लिखना सीख रहा है धीरे धीरे पढ़ना सीख सकता है, बच्चा लिखना सीख रहा है धीरे धीरे बात करना बोलना समझना सीख सकता है। तो आपका एक क्रम वाला प्रश्न तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये कथन बच्चों गलत है। आपका ये कथन सही होगा, भाषाई कौशल एक के साथ सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जा सकते हैं, क्रम में नहीं। ध्यान देंगे, क्रम से आप नहीं सीखते। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपने बोलना सीख लिया, फिर उसके बाद आप पढ़ना सीख रहे हैं, उसके बाद आप सीखते हैं बोला कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए। एक क्रम में नहीं सीखते। हो सकता है कोई बच्चा पहले बोलना सीख रहा हो, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है। सुन तो आप पहले ही लेते हैं, लेकिन क्रम में नहीं चलती ये चीजें। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? अच्छा, आपने अपनी क्लास में बच्चों को बिठाया और कह रहे चलो आज हम कहानी सुनाते हैं आपको कि एक राम जी थे, राम जी ने ऐसा ऐसा किया था, राम जी दशरथ के पुत्र थे, और आपने थोड़ी सी कहानी सुनाई बच्चों को। अब ये भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। क्या होगा इनमें से सही उत्तर? प्रश्न देखें और बताएं इनमें से सही उत्तर होगा क्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है आपका? भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? कल्पना शक्ति का विकास, सुनकर दोहराने की आदत बिल्कुल गलत होगा, अनुशासन में रखना भी गलत, मनोरंजन बच्चे आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित हो। चलिए, ये वाला प्रश्न है बच्चों आपका आखिरी। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। इसके बाद आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, तो उस क्लास में भी जरूर रहें। चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। एक बार प्रश्न पढ़िए। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यकता है। कैसा पठन? व्यक्तिक, सस्वर, मौन या सामूहिक? ये सभी बच्चे बताएंगे। ये वाला प्रश्न हो चुका है, तो उम्मीद है सभी बच्चे सही उत्तर देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।